बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे दुआ ज़ारा केस के हवाले से। ये वही केस है जिस पे बहुत सारे लोगों की नज़रें जुड़ी हैं, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, पाकिस्तानी और बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं लेकिन वो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इस केस के हवाले से अपडेट हैं। वो दुआ ज़ारा इस वक्त दारुल अमान के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास होगी या उनकी जो है वो कस्टडी के अंदर होगी, सिंस शी इज़ अ चाइल्ड। इस केस के हवाले से तकरीबन हर रोज़ ही हो रही है और डेफिनेटली मेहदी काज़मी साहब और उनकी जितनी लीगल टीम है, उनके जो लॉयर हैं, वो भी इसके अंदर अपीयर हो रहे हैं और डेवलपमेंट्स खासी हैं जो सामने आ रही हैं। दो प्रोविंसेस डेफिनेटली इस केस को टेकअप किए हुए हैं और मेहदी काज़मी साहब की जानिब से जिब्रान नासिर साहब इस सारे केस को लीड कर रहे हैं। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जिब्रान नासिर साहब। वेलकम टू द शो जिब्रान साहब। डिटेल्स तो डेफिनेटली इस केस के हवाले से बहुत सारी हैं। हम कोशिश करते हैं इसको आज या जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड रखें। ये फरमाइएगा कि आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तब्दीली के बाद जो है वो आज या उसकी हिदायत के बाद, इंस्ट्रक्शंस के बाद, उसके फैसले के बाद आज हेयरिंग थी और इस हेयरिंग के मुताबिक अब अगली जो है तारीख वो 30 अगस्त जो है वो डली है। 30 डली है जो ये कमिंग है। ये बताइएगा कि ये जो 10 दिन का है, 30 जुलाई तक का गैप या जो ये वक्त है, आपके ख्याल से जस्टिफाइड है, ये सफिशेंट है, इसके अंदर उसको तैयारी करनी होगी? एंड हाउ डू यू सी दिस ऑल? देखिए, आज साहब का आईओ जो हैं, चूँकि रिमांड की एक मजबूरी होती है, जो लोग गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर हैं, उनके हवाले से एक अपडेट दी जाती है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की अदालत में। तो चूँकि कल आईओ चेंज हुआ है और नया आईओ अभी तक तैनात नहीं हुआ, तो आप समझ लें एक तरीके से कस्टोडियन ऑफ द फाइल टेम्पररी की कोई जिम्मेदारी ले रिमांड के हवाले से जो है एक ऑर्डर जमा कराया। उसमें भी मैंने जज साहब से गुजारिश की कि इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 गिरफ्तार मुलजिम का और एक ज़हीर का तो नाम है, मगर बाकी जो नाम है 32-33 वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। इवन शबीर का नाम नज़र नहीं आ रहा। और जो से पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसके अंदर जो है वो शबीर का नाम भी जो है पहली मिसिंग था। वो कहा जा रहा था कि जी टाइपो है, तो ये हमने अदालत को बावर कराया। बट 10 दिन का टाइम इसलिए भी दिया गया तो पुलिस ने मांगा था और दूसरा यकीनी तौर पे नया तफ्तीशी अफसर आएगा तो उसे कुछ तो कारकर्दगी दिखानी है, कुछ वक्त दरकार होगा कि उसने मजीद तफ्तीश की क्या है जो मेरिट करती थी एक नया तफ्तीशी अफसर इसके अंदर आए। तो अब अकॉर्डिंगली जो है वो 1 अगस्त को इसकी हियरिंग है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तब तक एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, एक फ्रेश माइंड के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो डीएसपी साहब आएंगे वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। चूँकि हमने जितने भी सवाल उठाए हैं वो बेसिक बुनियादी कॉमन सेंस के हैं। हमने कोई इनको ऐसा एविडेंस इकट्ठा करने को नहीं कहा गया जो कोई बात बंदा कर रहा हो कि जी खला में बात हो रही है। बेसिक बुनियादी बातें और अभी तक जितने भी खदशात थे जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है तो वो हमारे खदशात सच साबित हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाए जिब्रान साहब के इस सारे के अंदर जो ज़हीर की रिसेंट बेल हुई है, जो उसने हिफाजती ज़मानत दी है, उसको लेकर खासे कंसर्न है। सोशल मीडिया पे बड़ा जिक्र हो रहा है उसका। कुछ लोग कह रहे हैं वो सही है, कुछ कह रहे हैं वो गलत है। थोड़ा अगर आप हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट दे सकें कि जो उसने ज़मानत ली है वो कितनी लेजिट है और चूँकि अब उसको अगर मिल चुकी है, अगर वो सारा लेजिट है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ? सर देखिए, जब तक अदालत अपना कोई ऑर्डर रिकॉल नहीं करती, वो ऑर्डर तो अपनी जगह पे लेजिटिमेट है। मैं उसको चैलेंज भी अगर करूंगा तो इसी अदालत के सामने करूंगा। मौक़िफ़ ये ज़रूर है, अफसोस इस बात का ज़रूर है बतौर वकील, चूँकि देखिए प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर अगर वकील आपको किसी भी किस्म की ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं जो इल्लीगल हों और उसकी वीडियो वायरल होती है, तो हम तमाम वकीलों को ही ताने सुनने पड़ते हैं। और अगर अकॉर्डिंगली हमें ऐसा कोई नज़र आया कि कोई वकील जो है वो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा है या स्टैंड लेके खड़ा हुआ है असूल और हक़ के लिए, तो हम तमाम वकीलों को पज़ीराई मिलती है। उसका भी ये एक इंटेग्रिटी प्रोफेशनल होती है, एक इंडिविजुअल होती है। तो अफसोस हमें ये नज़र आया कि जो बेल ली गई मुल्तान से, उसमें 2 से 3 चीज़ों की खिलाफ वर्जी। एक ये कि जब आपकी कोई लास्ट किसी अदालत के सामने बेल चली हो तो उसी कोर्ट के सामने, स्पेसिफिक कोर्ट के सामने आप बेल दोबारा लगाते हैं, उसी बेंच के सामने, वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा, जब इन्होंने स्टेशन चेंज किए बेल लगाने के लिए, तो इन्होंने मुल्तान के सामने इस बात को छुपाया कि बावलपुर में दरख्वास्त दायर की थी, वहाँ हमें बेल नहीं मिली, हमने विड्रॉ और लाहौर में हम अवेल करके ज़ाया कर चुके हैं और ये हमारी पहली फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है जिसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया, जो कि ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर एक फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है और कम से कम अदालत को उस बारे में गौर करना चाहिए। चूँकि देखिए किसी भी ऑन गोइंग ट्रायल के अंदर अक्यूज़ का अपना कैरेक्टर बड़ा मैटर करता है। तो अक्यूज़ ने अगर कोई चीज़ फ्रॉड से हासिल की है तो कम से कम अदालत उसको रेक्टिफाई करे और बोले कि हाँ ये फर्स्ट बेल एप्लीकेशन नहीं है, ये थर्ड बेल एप्लीकेशन है। और उस हवाले से अदालत को हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अप्रोप्रिएट फोरम से आगाह करें प्रॉपर वक्त के ऊपर। और मज़ीद इसमें यह कि
एक और हद तक पे जाके बात बोली गई कि जी। ना सिर्फ ये बात छुपाई गई कि भावलपुर के अंदर बेल नहीं फाइल की गई, एक हुँ, कहानी भी रचाई गई कि हुँ। जी हम भावलपुर बेल फाइल नहीं कर रहे, चूँकि अच्छा। हमारे वकील भावलपुर में बड़े नामवर हैं और हुँ, पुलिस को खदशा है कि अगर हम भावलपुर में ही मौजूद होंगे बेल लेने के लिए, इसलिए हम मुल्तान आके बेल फाइल कर रहे हैं। तो इसमें वकील का भी जो किरदार है, जो लीगल टीम है, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, चूँकि भावलपुर के जो वकील थे और मुल्तान के जो वकील थे, वो एक ही थे हुँ, और वो अपना एक सर्टिफ़िकेट तैयार कर रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। हुँ। तो एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि ठीक है, आप फेयर ट्रायल हर एक का हक है, आप मुल्ज़िमों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, हम लोग जस्टिस सिस्टम हमारा फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल पे है, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, बट जानते-पूछते वकीलों को जो है, क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हमारी चल रही होती हैं अंडरटेकिंग के ऊपर। हुँ, स्टेटमेंट ऑफ द बार एट द बार जो है ना, उसकी बड़ी वुक्कत होती है। हुँ, काला कोट जब आप पहनते हैं, तो जो ऑनरेबल बेंच है, वो बार के मेमोरान में एक ट्रस्ट, एक भरोसा पोज़ करती है कि हुँ, आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और फिर किसी के वकील हैं। तो हुँ, आप हमें मिसगाइड नहीं करेंगे। आप अपनी इंटरप्रिटेशन के तहत दलाइल दे सकते हैं, मगर फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स वही रहेंगे। हुँ, अनलेस आपके पास जेन्युइन रीज़न हो कि आप कुछ और फैक्ट्स बिलीव करते थे। मगर जो वकील खुद एक मुकदमा लड़के विड्रॉ करे भावलपुर से और वो मुल्तान को बताए कि जी ये तो पहली बार हम बेल फाइल कर रहे हैं, हुँ, और ये जो कोर्ट की बात है कि बिफोर दिस कोर्ट, तो देखिए पूरी लाहौर हाई कोर्ट का एक ही चीफ जस्टिस है। हुँ। हर बेंच का अलग चीफ जस्टिस नहीं है। वेरी कोर्ट इम्पोर्टेंट। लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, बेंच हुँ, उसमें मैटर नहीं करती। हुँ, तो ये ऑफ कोर्स, मगर ये चूंकि अदालत के साथ एक फ्रॉड है, तो इस पे हुँ। जो भी एक्शन है वो अदालत ही लेगी। प्राइमरीली ये मैटर अक्यूज और अदालत के बीच में रहेगा और जो वकील है उनके और अदालत के बीच में रहेगा। हम अप्रोप्रिएट फोरम से कोशिश करेंगे कि इसको अदालत अदालत को कम से कम आगाह कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा साहब, एक सवाल और वो है ज़रा अवामी सवाल, चूँकि लोगों के ज़ाहिर आप जानते हैं ऐसे सेंटिमेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं और उनके सामने बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं और ज़्यादातर डेवलपमेंट्स वो आ रही हैं जो दुआ ज़ारा या उसके वालिद के हक़ में जा रही हैं और वो लोग ये चाहते हैं, एज्यूम करते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी विश है कि वो जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास आ जाए। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ लीगैलिटीज़ हैं, प्रोसेस है और कोर्ट्स ज़ाहिर है सेंटिमेंट पे नहीं सबूतों पे चलती है। लोग चाहते ये हैं कि ये जल्द से जल्द अपने वालिद के पास चली जाए, लेकिन इसमें जो इतने डिलेइंग प्रोसेसेस हैं, इससे किस तरह जो है वो चाहते हैं कि इसको जल्दी हो सकता है, इससे जान छूट सकती है। सो अगर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बता सकें कि हाउ एंड व्हेन दिस प्रॉबली विल सेटल डाउन। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि टाइमलाइन्स हम नहीं देते। हमारा काम है अदालत में दलाइल देना, दरख्वास्तें दायर करना, अपने बेस्ट इंटरेस्ट को क्लाइंट के प्रोटेक्ट करना। टाइमलाइन्स अदालत अपना खुद तय करती हैं, डेट्स अदालतें खुद देती हैं, वो इस मामले में बिल्कुल आज़ाद हैं और उसका टाइम टेबल ही वही तय करेंगी प्रोसीडिंग्स का। जहाँ तक ये बात की जा रही है कि जी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, तो ये ज़रूर है कि जब फैसला लिख दिया जाता है, सारा का सारा मलबा अदालत पे आ जाता है जो कि उन्होंने फैसला लिखा है। मगर ये एक बड़ा अफसोस है कि अदालतों को धोखा दिया जा रहा है, मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, फैक्ट्स को मिसगाइड किया जा रहा है उन्हें, और फिर अदालतों के कंधे पे रख के बंदूकें चलाई जा रही हैं और आखिर में जो बदगुमानी है लोगों की वो अदालतों के बारे में हो रही, जबकि असल इस केस में अक्यूज और जो उसका वकील है उसके हवाले से होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में ऐसे केसेस से जो उजागर होते हैं और मीडिया पे आते हैं, उनके बाद जो है वो कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए कि अदालतों को ऐसे एसओपीज़ देने चाहिए तरतीब कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो एक अब्यूज़ ऑफ जुडिशियल डिस्क्रेशन है, जो कि अक्यूज़ कर रहा है अपने फेवर में कि एक जज ने एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है जो बेल होती है, प्रोटेक्टिव बेल होती है, और आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मजीद में इसमें ये भी बात कहूँगा कि जहाँ मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें उजागर की हैं और ये सामने आ रही हैं और इसके जी। एक लर्निंग लेसन है। मैं आपके तवज्जुह से ये भी बात कहना चाहूँगा, चूँकि जब मैं अदालत से आज बाहर निकला था तब मेरे इल्म में नहीं था कि मेरे अदालत आने से पहले कुछ दिन में सुबह में क्या हो चुका है, और जी, जी। बाद में एक चीज़ आई, जो लोग भी आ रहे हैं अदालत, हुँ, एक देखिए उस प्रेमिसेस का एक डेकोरम होता है, उस करेक्ट। कमरे का एक डेकोरम है, उस कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है उसका भी एक डेकोरम है, उसके बाहर जो मैदान है जहाँ पे लोग गुजर रहे हैं, वो कैदी बैठे, वहाँ का भी डेकोरम है। हुँ, मीडिया की तमाम हजरात अपनी जिम्मेदारी मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी सवाल होने चाहिए वो मुझसे हों या मुखालिफ साइड से हों या केस के साबका तफ्तीशी से हों या आने वाले तफ्तीशी से हों, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत होने चाहिए। करेक्ट। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ये बहुत अफसोसकुन बात है कि आप एक अग्रेसिव टोन अपनाएं या रिपीटेडली अग्रेसिव टोन अपनाएं, जो आर्ग्यूबली हरासमेंट के ज़ुमरे में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये जब आप हक और सच के साथ खड़े हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ना किसी ऐसी चीज़ की। हुँ, सच तो खामोशी में भी बोलेंगे तो वो पूरी दुनिया में गूंजेगा, हुँ, और झूठ जितना भी जोर से बोलेंगे वो कान नहीं धरे जाएंगे उसके ऊपर इवेंचुअली। ये दुनिया की तारीख है।
तो मैं उन लोगों को बोलूँगा जिनकी बेशक गुड विशेज़, वेल विशेज़ वालिदैन के साथ हों और शायद इस वजह से वो थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनली होके काम कर रहे हैं। मगर अगर आप अपने आप को सहाफ़ी कह रहे हैं या आप बेशक अपने आप को डिजिटल सहाफ़ी कह रहे हैं, अपने किसी चैनल के लिए कोई चीज़ कवर कर रहे हैं, तो उस टैग की ज़िम्मेदारी आप भी प्लीज़ अपनाएँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुल्ज़िमों के वकीलों को बतौर वकील ज़िम्मेदार होना चाहिए था। तो अदालत के बाहर जो मैंने बाद में देखा ऑनलाइन कुछ मंज़र देखे वो मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब थे। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा जिब्रान साहब कि दुआ ज़ाहिर है इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है और उन्होंने एक रिक्वेस्ट पुटअप कर दी है वेलफेयर वालों को जो सिंध के अंदर मौजूद हैं कि आप अपनी पुलिस टीम के साथ आइए और उसको बाहिफाजत आप ले जाइए जब उनको तलब किया जाए अदालत के अंदर। ये फरमाइए कि मुमकिन तौर पर अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, अदालतें दुआ को तलब करती हैं तो वो किस हवाले से उसको तलब कर सकती हैं? कोई स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हो सकती है या किसी के हवाले से कोई इस्तफसार कर सकती है अदालत? और अगर कर सकती है तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके हवाले से उसको बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो सवाल ये बनता है कि वफाकी हुकूमत के एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो हैं, ओहदेदार जो हैं, जी। वो पब्लिकली ट्वीट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भेजें। तो सिंध हुकूमत से ये सवाल बनता है कि इस बात को गुजरे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, आपने कितनी या कौन सी टीम भेजी है अभी तक? और आप लोग वहाँ पे अदालत में पहुँचे हैं और क्या सिंध हुकूमत ने या सिंध पुलिस ने अभी तक, चूँकि 19 तारीख को बेल मिली है, आज पूरा 20 गुज़र गया है, हमें तो नहीं पता चला कि सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस से, जो कि दावा कर रही है कि हम पंजाब में ढूँढते फिर रहे हैं बच्ची को। अब जब बच्ची दारुल अमान में है, क्या उन्होंने इतनी भी तौफीक की है कि वहाँ जाके मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दें और बोलें कि जी बच्ची हमें चाहिए और ये मतलूब है, हमने इन्वेस्टिगेट करना है? क्योंकि देखिए अब हक़ाइक़ सारे बदल गए हैं ना, फैक्ट्स बदल गए इस केस के। इस केस के अंदर फैक्ट्स क्यों बदले हैं कि बच्ची अंडर एज निकल आई है, फैक्ट्स क्यों बदले हैं कि बच्ची अकेली नहीं गई है, सीडीआर बता रहा है कि मुल्जिम उसके साथ जो है वो उसको लेके गया है। तो बच्ची का जो ऑलरेडी बयान है वो तो नाकाफी है, आपने उसकी एडिशनल फर्दर स्टेटमेंट लेनी होगी। और फिर एक तरीके से अगर एक बच्ची दारुल अमान में, वो झूठा एफिडेविट हो या सच्चा एफिडेविट हो, दारुल अमान का मतलब है कि आप नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हैं, रियासत के मरून मिल्लत हो गए हैं, आपकी कोई फाइनेंशियल अपकीप नहीं हो सकती, वेलबींग नहीं है, फिजिकल मेंटल हेल्थ का कोई देखने वाला नहीं है, तो आप कह रहे हैं रियासत मेरी रखवाली करे। तो जब इस तरह से एक अबैंडन कर दिया गया है, हमारे तो क्लाइंट की वो कमसिन बच्ची है, दूसरा वाला एविडेंस शेड करके कि जब रेट पड़े तो बच्ची मेरे पास से बाजियाब ना हो, मैं वक्ती तौर के ऊपर एक झूठे एफिडेविट के जरिए ड्रामा करके बच्ची को डिस्कार्ड कर दूं, चूंकि ये तो एक प्रॉप है, ये इंसान तो है नहीं, इसको मैं कभी अपने साथ रखूं, कभी शहरों में लेके घूमूं और कभी दारुल अमान भेज दूं और कभी दारुल अमान से वापस बुला लूं। ये एक तमाशा एक जिंदा इंसान के साथ, एक बच्चे के साथ जो है वो किया जा रहा है, ये जो कि बहुत तकलीफदेह बात है। और मेरे ख्याल में सिंध पुलिस को फौरी से पहले जाके, चूंकि अब सारे एविडेंस उनके पास है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके पास है, वो जाके बताए मजिस्ट्रेट साहब को कि जिस बच्ची को आपने भेजा है दारुल अमान, वो एडल्ट नहीं है, वो माइनर है, और अगर उसको रखना भी कहीं इंटरिम कस्टडी में तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट होगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक फर्क है ना, दारुल अमान जवान औरतों के लिए है, बच्चियों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है कि जो मैटरनल केयर है जो बच्चे को दी जाती है, उसके लिए हिसाब से जो सेंसिटिविटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ के अमले की है। ठीक है। अच्छा, अब जिब्रान साहब, मेडिकल बोर्ड आया और वज़ारे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर बोर्ड बनाया गया, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको फॉर्म किया, पहले उन्होंने वेट किया, फिर उसको फॉर्म किया और उसने फाइंडिंग दे दी। अब उसके बाद मैंने भी देखा, कुछ लोगों ने भी देखा, उसका रिएक्शन भी आया कि मेडिकल बोर्ड के हवाले से कुछ अखबारात के अंदर भी और कुछ जगहों के ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए और उन एतराज़ात के अंदर कुछ डॉक्टर्स को कोट भी किया गया। वो सही है या गलत, लेकिन वो छपा, मेन लीडिंग अखबारात के अंदर भी छपा। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, नॉट जस्ट दिस केस बट ऐसे मेडिकल बोर्ड्स को क्या जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे बने, उनको कंटेस्ट किया जा सकता है, उनको कहीं चैलेंज किया जा सकता है, रिव्यू में जाया जा सकता है? आई मीन व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन इन दिस केस, अगर मैं पूछूं तो? जिन्होंने चैलेंज करना है वो जाके अपना लीगल कानूनी राइट इस्तेमाल करें, अगर कोई है और फोरम है तो करें। देखें, अखबार की खबरों के ऊपर तो मेडिकल बोर्ड्स के ओपिनियन सेट असाइड नहीं हो सकते हैं ना, और अपना किसी के वीलॉग के ऊपर या यूट्यूब पे तो नहीं हो सकते हैं। 10 रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, सिग्नेचर बॉटम पे किए गए हैं, यकीनी तौर पे खाली सफ़े पे तो नहीं लिए गए। अच्छा, अब इसमें प्राइवेट अस्पताल के भी डॉक्टर्स हैं, क्या उनके ऊपर हुकूमत प्रेशर डाल सकती है? कैसे डाल सकती है? उनकी नौकरी तो वैसे ही प्राइवेट अस्पताल के अंदर है। तो 3 ओपिनियंस जो हैं, जो 3 वेरिंग ओपिनियंस है, वो लिखे गए हैं। फिर मेडिकल बोर्ड ऑफ कोर्स 10 रुकनी है ना, तो आपने कंसेंसस तो फॉर्म करना है, एक मेजॉरिटी व्यू तो आपने फॉर्म करना है, वो आपने व्यू दिया है और फिर उस व्यू को, कंक्लूजन को एंडोर्स करने के लिए 10 लोगों ने दस्तखत किए हैं। डॉक्यूमेंट ये बता रहा है
और डॉक्यूमेंट ये भी बता रहा है कि जी हमने तमाम तरह टेस्ट किए हैं और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी थी तो वो भी हम सामने लेके आ रहे हैं। अब दैट इज इट। हाँ, आप अखबारात के अंदर सनसनियाँ ढूंढ सकते हैं और जी बड़े-बड़े अखबारों के अंदर खबरें अलग-अलग नौयत से छपती हैं, बट देन अगेन इट डज़ नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू। इट मे हैव वैल्यू फॉर कंजम्पशन ऑफ द कॉमन पब्लिक, बट लीगल वैल्यू जो है वो लीगल फोरम्स के ऊपर होती है। वो कोई अगर करना चाहता है चैलेंज तो वो जाके अपना राइट आजमा ले, उसको वो लीगल हर्डल्स खुद ही पास करने होंगे और प्रूव करना होगा कि ये कैसे। और मैं ये बता दूं, जो बहुत ज्यादा इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि जी देखिए रेडियोलॉजिस्ट की तो ये व्यू है कि 16-17 है और डेंटल का तो ये कि 13-15 है। तो ये मसले पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुए हैं, स्टैब्लिश पोजीशन इन लॉ है। पहले तो ये कि जहां नादरा डॉक्यूमेंट्स का इजरा वाकई से बहुत पहले हुआ हो, उन नादरा के डॉक्यूमेंट्स को कोई मेडिकल रिपोर्ट ओवरराइड नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि जिन केसेस के अंदर मेडिकल बोर्ड हो और डेंटल सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन के बीच में तजाद हो, वहां पे हर सूरत आप सिर्फ नादरा डॉक्यूमेंट्स को ही रेफर कीजिए। तो जिन्होंने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, कर लें। कानून बहुत वाज़ेह है, आप नए कानून नहीं बना सकते इस मुल्क में। मौजूदा कानून के हवाले से पोजीशन बहुत क्लियर है। बच्ची की जो उम्र है वो उम्र है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न एनी मोर। वो सच था, वो आ गया। अगर वो सच नहीं होता ना जी, तो ये आता भी ना सामने। ये पुलिस ना लिखती कि जी बच्ची माइनर है, वो कायम रहते अपने उस झूठ के ऊपर जो झूठ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जिब्रान नासिर साहब, वकील हैं मेहदी काज़मी साहब के दुआ के वालिद के। प्रोग्राम में एक ब्रेक है, उसका कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, सलमान सूफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सरबराह हैं वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात करें दुआज़ारा केस के हवाले से। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें सलमान सूफ़ी साहब। सलमान सूफ़ी साहब वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के हेड हैं। वेलकम टू द शो सलमान साहब। सलमान साहब, आप सारा ये जो दुआ-ज़हरा वाला मामला है उसको बहुत कीनली मॉनिटर कर रहे हैं। बच्ची जो है दुआ-ज़हरा, जब आप लोगों ने अपनी कस्टडी के अंदर ली तो उसके डेफिनेटली बाद ज़ाहिर है खबर के तौर पर चीज़ सामने आई और आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया और आपने चाइल्ड का जिक्र किया, चाइल्ड अब्यूज़ का भी आपने जिक्र किया। ये फरमाइएगा कि आप पर ये चीज़ कैसे रिवील हुई कि वो चाइल्ड है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली जो जितनी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितने उसके टेस्ट हुए हैं और जितनी अब तक इंडिकेशन आ रही हैं, उसमें यही इंटिमेशन थी कि शी इज अंडर एज। नाउ द एज क्वेश्चन के वो 14 से 16 साल का वो जो लोग बता रहे हैं, लेकिन वो 16 साल से अंडर ही उसकी जो है उसके टेस्ट के थ्रू और उसके जो भी मेडिकल्स हुआ है उसके थ्रू जो हुआ है वो उसकी एज के असेसमेंट के हिसाब से शी इज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड अब्यूज का जो मैंने उसमें लिखा भी था, सो दैट नॉट ओनली कवर दुआ ज़हरा का केस, लेकिन वो एक मैसेज था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि कोई भी ऐसा जो मसला जिसमें बच्चों की फलाह और बच्चों का अब्यूज हो जिसमें इन्वॉल्व, तो वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे एक्टिवेशन करती है और वो वी मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज जो हो उसको आप जो है ना वो इग्नोर ना किया जाए और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे उस बच्चे को और उस बच्चे के फैमिली को टू गेट मैटर सॉर्टेड। अच्छा, सिंस अब जाहिर है वो बच्ची है, चाइल्ड इसका आप जिक्र कर चुके हैं, तो आपसे मेरा सवाल ये है, बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते हैं, सिंस शी इज़ अ चाइल्ड बट शी इज़ इन दारुल अमान और वो दारुल अमान में है इस वक्त अदालती हुक्मनामे की वजह से या अदालती इंस्ट्रक्शंस की वजह से, क्या आप या आपकी टीम कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि वो एक एप्लीकेशन पुटअप करें, अदालत के पास जाएं और जाकर कहें कि मैटर सब्जुडिस तो है, लेकिन हमारी फाइंडिंग ये है कि सिंस ये बच्ची है इस वजह से इसको दारुल अमान की जगह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर होना चाहिए और हम अपनी फाइंडिंग्स आपको दे रहे हैं ताकि इसको यहाँ पर मूव किया जा सके? हमने वैसे भी जो है जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं पंजाब के, दे आर ऑलरेडी इन टच विद पुलिस और उनकी जो इंटीमेशन है उनको यही दी गई है कि जैसे ही कोर्ट में जब उनको बुलाया जाएगा तो वो भी यही अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे कि ये क्योंकि अंडर एज है तो इसलिए अगर ये पंजाब में है तो बजाय दारुल अमान के इसको जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो अगर दारुल अमान में भी है तो वहाँ पे भी हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कन्वे की जा चुकी है कि वहाँ पे उसको एज अ बच्ची ही ट्रीट किया जाए और उसको कोई भी ऐसे अननोन शख्स को, कोई भी ऐसे अननोन पार्टी को
उससे कांटेक्ट ना किया जाए कि जो उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सके या इन्फ्लुएंस कर सके। अच्छा, ये फरमाइएगा, अब ज़ाहिर है ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये पॉइंट अपनी जगह, लेकिन सिंस लोग ये जानना चाहते हैं कि अब चूंकि ये केस सब जुडिस है, अदालत में है, ये चल रहा है, बच्ची आपकी कैप्टिविटी के अंदर या आपकी कस्टडी के अंदर है, इस सब के अंदर अगर उस बच्ची का इस लीगल फोरम पे आ जाना या लीगल इस सारे प्रोसेस के नीचे आ जाना और आपके बैनर तले आ जाना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप या आप जैसे और बाहिम्मत लोग जो भी इसको परसू कर रहे हैं, केस को लीड कर रहे हैं, आपकी टीम के अंदर हैं, वो इसको मज़ीद टेकअप करें मामले को और कुछ लीगल ऐसी कोशिश करें कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास आ जाए सिंस शी इज़ अ चाइल्ड? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली अगर आप ये रोल प्ले करेंगे, पंजाब की तरफ से रोल प्ले किया जाएगा तो मामला खासे बेहतर हो सकते हैं। देखिए जी, अब चूंकि मामला अदालत में है तो वो गवर्नमेंट कोई भी यूनिलैटरल इसलिए तस्लीम नहीं ले सकती जिससे उसका केस मजीद खराब हो। हमारा मकसद बच्ची की सलाह व बहबूद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक और लीगल लिम्बो में इस चीज को फंसा दें। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शंस पे ऑलरेडी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, और अगर वो वहां से जाती भी है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ये जो रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि वो मेक श्योर करे कि वो उसको ट्रेस रखे और उसका रास्ता रखे कि भाई वो कहाँ पे है और उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज ना हो सके। लेकिन अगर कोर्ट इस चीज को नहीं मानती और कोर्ट कोई इस तरह का एडवर्स डिसीजन देती है कि जिसमें वो कहती है कि जी अंडर एज नहीं है और ये अडल्ट है और ये अपनी मामला को खुद संभाल सकती है, तो उसमें फिर सोचा जा सकता है कि हम उसमें क्या एक्शन लें। लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज में काम कर रही है तो वो हम उनकी सपोर्ट करेंगे इसमें। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारी रिक्वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट को हुई तो उसमें उनकी प्रॉपर जो है वो सपोर्ट की जाए। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, ये फरमाइएगा कि अब चूँकि ज़ाहिर ये मैटर चल रहा है तो इसी में बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी है कि पंजाब समेत बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं या ऐसे नेक्सस मौजूद हैं जहाँ पे कम उम्र बच्चियों के निकाह पढ़ाए जाते हैं, जबकि इसके हवाले से आपने माजी के अंदर बहुत सारा काम किया, कुछ लेजिस्लेशंस भी हुई और वो कागजात या किताबों की नज़र हो गया। देयर इज़ नथिंग प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड। जब इस किस्म के निकाह अवेलेबल हैं और वो इस किस्म के निकाह पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर वो तस्दीक नहीं कर रहे और फिर उनके खिलाफ जो है वो ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं और अदालतें उनको जेल के अंदर ही रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट का काम है ज़ाहिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराना। तो उनके ऊपर अमल कराने के हवाले से आप लोगों ने जो अभी तक इकदाम किए हैं, आप उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या है, या एवरीथिंग देयर इज़ ऑन द पेपर ओनली? जी देखिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोविंस को ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ताल्लुक है तो वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लियर कि जो बच्ची की एज असेस करके ही निकाह होना चाहिए। और इस सिलसिले में जैसा आपने भी बताया कि पंजाब में काफी लेजिस्लेशन और पंजाब स्टेटस ऑफ कमीशन ऑफ वुमेन ने इसमें निकाह खानों की ट्रेनिंग और काफी एक्टिविटीज ऑलरेडी की थी। अब जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो फेडरल गवर्नमेंट लाजमी तौर पर न सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी सूबों को भी इसमें इंटीमेट करेगी और इसमें उनसे रिक्वेस्ट करेगी और उनको गाइड करेगी कि आप इस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप करें कि जब शादी हो तो बच्ची की जो एज है वो आपके जो नेशनल आईडी कार्ड है उसके थ्रू वेरीफाई की जाए और वो वेरीफाई हो के ही तो वो रजिस्टर हो। कि अगर वो निकाह वैसे कर दिया जाता है लेकिन वो जब रजिस्ट्रेशन के अंदर जाती है और पता चलता है कि वो आईडी कार्ड आपका इनवैलिड है और उसमें कोई इशू है तो फिर ऑब्वियसली वो निकाह जो है वो वैलिड नहीं तस्वर किया जाएगा क्योंकि वो फॉल्सिफाई करके किया गया है। तो इस तरह की इंटीमेशन जो है वो हम करेंगे और वो दैट्स ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस एंड इंशाअल्लाह दैट विल बी डन ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे सलमान सूफी साहब, सरबराह हैं वज़ीर आज़म के रिफॉर्म यूनिट के। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपको इंशाल्लाह इस केस के हवाले से भी यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।